हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मौर्य वंश के बाद जो है भारत में कला और स्तंभकला की क्या विशेषता थी। कहते हैं मौर्य काल में कला मुख्यतः धार्मिक था। कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस युग की दो मुख्य जो है विशेषताएं स्तूपों का निर्माण था और मूर्ति कला के जो है विभिन्न शैलियों का विकास रही। बुद्ध की जो मूर्ति इसी काल में प्रथम बार बनाई गई थी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ संपर्क की वजह से मूर्ति कला में जो है नई शैली का विकास भी हुआ, जिसे हम गांधार काल की कला के नाम से जाना जाता है और बहुत हद तक ये यूनानी शैली से काफ़ी प्रभावित थी। देखा जाए तो अगर हम स्तूप की बात करें, स्तूप एक जो है विशाल जो अर्धद्वार ताकतवर और गुंबद होता है जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता है जहां एक छोटी संदूक कक्ष में बुद्ध अथवा जो बौद्ध भिक्षु के अवशेषों का रखा जाता है और उसका आधार जो होता है दक्षिणवर्ती रास्ते से घिरा हुआ होता है, जिसमें लकड़ी की बाड़ होती है जो बाद में पत्थरों की हो गई थी। इस काल के जो है प्रमुख जो स्तूप थे भरहुत, सांची, जो दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि अशोक द्वारा निर्मित करवाई गई थी, जिनका बाद में विस्तार किया गया था। अमरावती और नागार्जुन कोट में दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहते भरहुत जो है स्तूप का निर्माण कला ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में माना जाता है और यह इसकी मूर्ति कला के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट था। इसकी बाढ़ लाल पत्थरों से बनाई हुई है और इस काल में सांची में 3 विशाल स्तूप का निर्माण हुआ है और तीनों में सबसे बड़ा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसका ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 2 बार विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में भी कई स्तूपों का निर्माण हुआ, परंतु अपने पूर्ण रूप से कोई भी न बच सका। आंध्र प्रदेश में अमरावती और स्थित अमरावती स्तूप अपने निर्णायक रूप में दूसरी शताब्दी में आया और स्तूप पर वसी मूर्तियां जातक तथा अन्य बौद्ध कहानी पर आधारित थी। ये सांची का स्तूप आप देख सकते हो जो कि काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप साफ देख सकते हो कि ये स्तूप के बनाने में जो कारीगरों ने बहुत ही कुशलता का यहाँ परिचय दिया है और बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत बनाया गया था। उसके पश्चात है चट्टान स्थापत्य कला, यानी स्तूपों के अतिरिक्त इस काल में चट्टान काटकर भवन निर्माण और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी प्रगति हुई। सातवाहन शासक के काल में महाराष्ट्र में पुणे तथा नासिक के निकट ठोस चट्टानों को काटकर जो है बड़ी संख्या में मंदिरों, भवनों तथा भिक्षुकों के रहने के लिए निवास स्थानों का निर्माण करते थे और उस स्थान को जो है चत्य के नाम से जाना जाता था तथा भिक्षुकों के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। कहते हैं उसके पश्चात था मूर्ति कला की शैलियाँ। अगर देखा जाए मूर्ति कला की शैलियाँ तो ईसा के बाद भी प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हुए। एक तो थे हीनयान और दूसरा था महायान। महायान बौद्धों में जो है बुद्ध के भगवान मानकर मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है सृजन किया गया और इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 प्रमुख शैली विकसित हुई। ये थी मथुरा शैली, गांधार शैली तथा अमरावती शैली। यानी देखा जाए तो ये जो था महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करने की जो यहाँ प्रथा चली तो इसने 3 शैलियों को जो है जन्म दे दिया, एक मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली जो थी समकालीन कला में मथुरा शैली का सबसे बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध की वह मूर्तियां रही जो कला के इस प्रकार में समता पहली बार तराशी गई थी। मथुरा शैली के कलाकार मूर्ति बनाने के लिए स्थायी लाल पत्थरों का प्रयोग किया करते थे जो काले बिंदु के साथ करते थे। मथुरा शैली में बड़ी संख्या में जो है अयागमता या पूजा के लिए पत्थरों के टुकड़े को अतिरिक्त जैन तीर्थों की मूर्ति भी गढ़ी गई। मथुरा शैली में ब्राह्मणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुषाण के शासक काल के दौरान व्यापक संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण भी हुआ, जैसे कार्तिकेय विष्णु और कुबेर। यानी कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर इस समय के महत्वपूर्ण देवताओं में माने जाते थे। उसके पश्चात था कला की गांधार शैली। देखिए कला की गांधार शैली भी इंपॉर्टेंट रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गांधार क्षेत्र स्थित था और इस क्षेत्र पर यूनानी और मौर्य और
सुक और शक का कुषाण वंशियों में सदियों तक जो है सफलतापूर्वक शासन किया। और ईसाई युग के आरंभ में इस क्षेत्र में जिस काल की शैली का विकास हुआ उसे कई नामों से जाना गया, जैसे यूनानी, रोमन, भारतीय यूनानी, यूनानी बौद्ध। इसका कारण संभवतः इस बात पर आधारित था कि यूनानी अथवा भारतीय के प्रभाव रहे। मुख्यतः मूर्तियों का जो है विषय बौद्ध धर्म था और किंतु शैली यूनानी थी। गंधार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे, जो कि काफी जो है गंधार शैलियों के संरक्षण किया। इस शैली में बुद्ध तथा वेदस्तु की मूर्ति निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर मुख्यतः भूरे नीले रंग के हुआ करते थे। कला की गंधार शैली की मुख्य विशेषता मानव आकृतियों के शरीर के विभिन्न मांसपेशियों सहित आकर्षण चित्रों में निवास करती है। महात्मा बुद्ध का चित्र जो था चित्रण यूनानी शैली में कपड़ा ओढ़कर घुंघराले बालों के साथ किया गया था, यानी घुंघराले बाल जो था काफी महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमाएं मूर्ति कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में आंकी जा सकती है। उसके पश्चात है कला की श्रेणी में अमरावती शैली का क्या विशेषता था। कहते हैं कृष्णा तथा गोदावरी की निचली घाटी के मध्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कला की अमरावती शैली विकसित हुई थी और इस कला को जो है मुख्य संरक्षक सातवाहन वंश के शासकों द्वारा मिला, किंतु यह उसके उत्तरवर्ती इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा संरक्षण मिलने के कारण बाद में भी फली फूली काफी है। यानी इक्ष्वाकु वंशों ने काफी जो है अमरावती शैली को सराहना किया। इस काल का उन्नत कला जो था 150 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक समझा जा सकता है और इस शैली की मुख्य कलाकृतियां बाड़े, स्तंभों और स्तूप के अन्य हिस्सों में पाई जाती है और इसकी विषय वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित किया गया है। अमरावती शैली के मुख्य विशेषताएं जो है अखंडनीय कला है और जो है गोलाकार आभूषण इस प्रकार के उकेरे गए हैं कि वे स्वाभाविक तरीके से घटना का वर्णन करते हैं। जैसे एक आभूषण महात्मा बुद्ध द्वारा एक हाथी को पालतू बनाने की कथा की व्याख्या करता है। अमरावती शैली की दूसरी मुख्यतः विशेषता आकृति का उभारने के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग था और इस शैली में प्राकृतिक की तुलना में मानव आकृति की महत्वता अधिक दी गई थी। तो ये तीनों शैली जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये जो था इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये तीनों शैली जो है आज के समय में भी काफ़ी विख्यात और काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है।